इंस्ट्रूमेंट है, इसका साउंड प्रोग्राम करके उसको सैंपल बनाया हुआ, ये जो साउंड है वो। अभी ये जो साउंड है, इसको अगर मेरे को क्रिएटिवली अगर ये रिदम बजाना है तो फिर तो 2-3 कॉम्बिनेशन करके बनाना पड़ेगा। अब इसमें मुझे वो लूप तो 100 लोग के पास मिल गया जिन्होंने खरीदा, पर अभी इसमें मुझे पर इसको मैंने मेरे स्टाइल से बजाया। वो कैसे, तो अगर ये ऐसा मारूंगा तो इसका ये आवाज है, ओके। इसको मैंने प्ले किया हुआ है रिकॉर्डिंग में, तो ये जो पीछे से मैंने उसको मॉड्यूलेट किया हुआ है तो उसकी वजह से एक साउंड बन गया है। अभी अगर मैं सिर्फ ऐसे बनाऊंगा, ये गैर फिल्मी परिवार में पले बड़े मधु परवल के घर में संगीत का माहौल कभी नहीं रहा, मगर उनकी शिक्षा ऐसे स्कूल व कॉलेज में हुई जहां उन्हें कला, थिएटर व संगीत से जुड़ने का अवसर मिला। कॉलेज के दोस्तों के बीच रहकर मधु परवल ने गिटार बजाना सीखा और 2009 में MTV के रियलिटी शो का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला। उसके बाद संगीत के प्रति उनकी रुचि बढ़ती चली गई। मधु परवल स्टेज शो करने के साथ ही दोस्तों की लघु फिल्में और नाटकों को संगीत से समाने लगे। उसके बाद मधु परवल ने खुद को भारत के हर रात के लोक व आदिवासी गीत संगीत तथा फोक यंत्रों से परिचित कराना शुरू किया। मधु परवल ने कथाकार तथा अभिनेता जैसी लघु फिल्मों को भी अपने संगीत से संवार कर जबरदस्त शोहरत हासिल की। आज की तारीख में वह 100 से अधिक फोक संगीत के फोक वाद्य यंत्रों को बजाने में माहिर हो चुके हैं। मधु परवल फिल्मों में भी संगीत देना चाहते हैं, मगर बजट की समस्या के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 27 सितंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित मराठी भाषा की फिल्म घात की वजह से मधु परवल के संगीत की काफ़ी चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि घात का सशक्त कहानी, निर्देशन, कलाकारों के अभिनय के साथ ही इसका संगीत है। फिल्मी संगम चैनल के साथ बातचीत करते हुए मधु परवल ने अपने करियर, अपने फोक वैगन प्रोजेक्ट से लेकर फोक संगीत व फिल्म घात के संगीत को लेकर भी खुलकर बातचीत की। मधु परवल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। मधु जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके परिवार में कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ नहीं था, फिर आपकी रुचि संगीत में कैसे हुई और आपने संगीत को कैरियर बनाने के बाद क्यों सोची? जैसे संगीत की पढ़ाई मैंने शुरू की थी और जैसे धीरे धीरे मेरा संगीत के साथ ताल्लुकात बढ़ते गया, नाता बढ़ते गया, ज़्यादा लोगों के साथ मेरी मुलाकातें हुई जो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक चीज़ का पता चल गया कि मुझे, जैसे बोलते हैं ना, एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई यही करना है अब मुझे। क्योंकि उससे क्या था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था। कोई भी मैं छोटा मोटा काम कर लूँ, मैंने ये भी किया हुआ है। मैंने रास्ते के जो बाजू में जो मंडप लगते हैं उसमें भी शो बजाया है। मैंने लोगों की जो हल्दी होती है उसमें भी शो बजाया है। मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, जहाँ पे मैंने फोक और ट्रेडिशनल म्यूजिक का शोकेस किया है ऑफिशियली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। तो मैंने हर एक तरह का स्टेज धीरे करके एक स्टेप करके हर एक तरह का स्टेज देख लिया है। जब इनिशियल स्टेजेस में, जब क्योंकि घर से कोई बजा रहा नहीं है म्यूजिक या फिर कोई इस फील्ड में नहीं है, तो आइडिया नहीं था और कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। धीरे करके देखना पड़ा, ऑब्जर्व करना पड़ा कि इसमें अगर घर चलाना है, इसमें करियर बनाना है, तो क्या क्या ऑप्शंस ओपन है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। अगर सेशन प्लेइंग कर सकता हूँ, म्यूजिक कंपोजिशन कर सकता हूँ, कि गायक बन सकता हूँ, कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बन के लाइव शोज ही कर सकता हूँ, टीवी चैनल में जाके बजा सकता हूँ। ये सब चीजें देखनी पड़ी और फिर मुझे नोट करना पड़ा कि मुझे करने के लिए क्या सबसे अच्छा लगता है एज अ म्यूजिशियन। और मेरा वो आंसर मेरे हमेशा साथ था
कि मुझे कंपोज खुद से करना बहुत अच्छा लगता है, कंपोजिशन ओरिजिनल म्यूजिक बनाना बहुत अच्छा लगता है। इसका एक रीजन शायद से ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारा म्यूजिक सुना नहीं था पहले, जैसे क्योंकि घर में कोई कल्चर नहीं था वैसे। तो मेरे पापा श्री सुभाष पडोल जी, उनका एक आदत था कि रेडियो चला चला रखे, क्योंकि उसके हिसाब से उनका टाइमिंग का वो उनको ध्यान में रहता था कि मुझे अभी शेविंग मेरी चल रही है तो इतना टाइम में होना चाहिए, अभी मेरा नाके हुआ, अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मुझे ऑफिस जाना है। वो रेडियो सुबह के टाइम आधा घंटा हम लोग सुनते थे, मेरा और मेरा भाई। वो उतना कान पे आता था, पर वो उसे सुनना नहीं कह सकते, वो सिर्फ कान पे बढ़ रहा है, सबकॉन्शियस हेड में चल रहा है आवाज। तो लिसनिंग इतना था नहीं, तो मैं किसी गाने ज्यादा सुनता नहीं था। तो ऐसा बात ही नहीं थी कि ये मुझे अगर गिटार सीखने के बाद ये गाना बजाना है, तो क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था ज्यादा। तो मैं क्या सोचता था कि कुछ मैं अलग से, मैं खुद से क्या बना सकता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो कमर्शियल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स में एज एन इलस्ट्रेटर मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा। और फाइन आर्ट्स का मुझे पहले से बहुत शौक था। तो जो मैं अप्लाइड आर्ट्स में पढ़ा हुआ उसका इम्प्लीकेशन में यहाँ पे करने लग गया म्यूजिक बनाने में। जो क्रिएटिविटी का जो, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजिंग सीख रहा था, इलस्ट्रेशन, तो वहां पे हमें क्रिएटिव लेसन मिलते थे जो स्कूल से, आर्ट स्कूल से, कि कैसे कुछ एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव सोचना है, अपनी सोच कैसी बढ़ानी है, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने हैं। तो वो जो चीज है वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखता था। अच्छा। कि मैं कुछ आज एक नया राग सीखा, या फिर एक स्केल सीखा वेस्टर्न म्यूजिक का, या फिर गाने के कॉर्ड सीखे, अब ये कॉर्ड्स में मैं खुद के गाने कैसे बनाऊं। तो वैसे मेरा एक मेरी जर्नी शुरू होगी, पैरेलल जर्नी कहूंगा, कि मैं कंपोज करने लग गया और मैं लोगों को, दोस्तों को सुनाता था, भाई देखिए आज मैंने कंपोज किया है। तो कुछ दोस्त थे, वो दोस्त बोलते थे कि यार बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता था कि, तो मुझे एक बात समझी कि हर एक लिसनर का एक अलग पर्सपेक्टिव है कोई भी चीज से। तो तुम कुछ भी संगीत से जुड़ा कि कोई भी आर्ट, जो भी कला है, आर्ट है, कोई भी आर्ट बना दो आप, उसका एक टारगेट ऑडियंस नहीं कह सकता हो, बट उसका एक लिसनर है, या उसको एक एंजॉय करने वाला एक सेक्शन है जो अलग अलग आर्ट के लिए अलग अलग है। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है सबसे पहले कंपोजिशन ओरिजिनल बनाने में। तो मेरा एक क्लियर हो गया कि मुझे जो भी करना है वो एज अ कंपोजर काम करना है मेनली। और मुझे और मजा आता था स्टेज पे जाके लाइव परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं हर एक तरह का स्टेज देखा हुआ है, मतलब छोटे से छोटे लेके बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे भी परफॉर्म कर चुका होगा 18-20 साल में जो मैं कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे एक चीज रियलाइज होगी कि मुझे घर वालों को कन्विंस करना है कि अगर मैं ये करता हूँ तो कन्विंस करने के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान होना जरूरी है कि मैं इसको अगर एज अ करियर चूज करता हूँ इंडिया जैसी कंट्री में, तो इसके अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस क्या है। कि मैंने सुना था कि काफी सारे आर्टिस्ट जो है वो पार्ट टाइम टीचर्स बन जाते हैं, और फिर वो शोज भी कर रहे हैं, फिर वो सिखा भी रहे हैं। पर और मैंने भी मेरे मतलब जैसे मेरे इनिशियल स्टेजेस में मैंने सीखा हुआ है गिटार, मतलब जब मैं सीखता था, क्योंकि मैं 8-8 घंटे का रियाज करता था, तो मेरा पिकअप बहुत अच्छा था गिटार का। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो जो मुझे देख के सीखना चाहते थे, और उनको ऐसा हॉबी सीखना था, तो मेरे पास सीखते थे गिटार। और मुझे वो एक्सपीरियंस वहां से सिखाने का एक्सपीरियंस और एक लाइकिंग बोलते हैं ना, जो वो वहां से शुरू हो गई थी कि सिखा सकता हूँ, मुझे पता चल गया था। तो अभी ये ऑप्शन कंसीडर करना है क्या कि अगर मेरा फिल्म या कंपोजिशन में वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं सिखाने लग जाऊं। तो ये जो होता है ना कि यार तेरा ऑप्शन भी क्या है, तो मैंने खुद से कमिटमेंट बना ली थी कि मुझे ऑप्शन भी सिलेक्ट ही नहीं करना है। अच्छा। जो भी करूंगा ऑप्शन ए को लेके ही करूंगा, और वो मिलाने के लिए ही मेहनत करते रहूंगा। तो मेरा ऑप्शन भी जो था, सब ऑप्शन सी सब मैंने हटा दिया, और मैंने फोकस बना दिया कि मेरे को ये करना है, तो ये अचीव करने के लिए जो भी लगेगा वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मैंने घर वालों को बता दिया कि मुझे यही करना है अब, क्योंकि 2009 में MTV जैसे एक बड़े चैनल ने एक शो आया था, उस शो MTV पे, तो वो शो के लिए उन्होंने ऑडिशन किए थे हर एक सिटी में, मतलब मुंबई के उन्होंने 4 बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से रीजन सब डिवीजन करके इंडिया में से 50 आर्टिस्ट सिलेक्ट किए थे। इसमें 10 गिटार प्लेयर थे, 10 ड्रमर थे, 10 सिंगर थे। वो 10 गिटार प्लेयर में मैं सिलेक्ट हो चुका था। ये 2009 की बात है। तो उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अगर हम लोग अब भी, मतलब मैंने तभी तो शुरू करके 4-5 ही साल हो गए थे शायद, तो 3-4 साल, 4-5 भी नहीं, 3-4 साल में अगर मैं इतना अचीव कर सकता हूँ और ये मेरा पोटेंशियल है, तो मान लो अगर मैं और कई साल और मेहनत करता हूँ तो फिर मैं डेफिनेटली इसमें मेरा नाम कमा सकता हूँ, या फिर काम अच्छा कर सकता हूँ। नाम कमाने से भी अच्छा कि काम अच्छा कर सकता हूँ जो कि लोगों को अपील हो। तो फिर मैंने घर पे बोल दिया कि अभी यही करना है, और वो फिर एक एक करके मैं उसमें मेहनत करते रहा, और वही चालू है अभी तक। तो MTV के कार्यक्रम से जुड़ने के बाद
आपको ये यकीन कैसे हुआ कि अब आप बॉलीवुड में या मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर संगीतकार काम कर सकते हो? एमटीवी का कार्यक्रम के कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद, उसके वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत करता था। अच्छा। तो जो बैंड कल्चर था, एक इंडिपेंडेंट, जिसको इंडिपेंडेंट म्यूजिक बोलते हैं, जिसको बैंड अपना खुद के गाने बनाओ, आप परफॉर्म करो, तो आपका एक फैन फॉलोइंग, जैसे एक आपका एक लिसनर ऑडियंस तैयार हो जाता है जिनको आपके गाने पसंद है। फिर आप जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो वहां पे वो लोग आ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। दिक्कत ये थी कि वो तरीके के शोज के लिए इंडिया में उतना मॉनिटरी बोलते हैं ना, मॉनिटरीली बेनिफिट्स नहीं है, या फिर उतना बजट था नहीं। वो शोज होते थे रेस्टोरोज में, रेस्टोबार्स, पब में, ऐसे छोटे मोटे स्टेजेस पे, जहाँ पे मतलब बजट मतलब क्या ही है, मतलब उसमें सिर्फ खर्चा ही निकल जाना है, आपका घर नहीं चलना है। तो मुझे एक रियलाइज हो गया कि ये अगर मैं करते बैठूंगा बहुत काफी साल, तो जब तक एक तो ये बैंड को कुछ करके हम लोग कमर्शियल नहीं बनाते, या फिर इसका कोई बॉलीवुड में गाना या फिल्म इंडस्ट्री में गाना नहीं आ रहा, तब तक इसको वो हाइप मिलेगा नहीं कि 4 लोग आपको आपका बजट डिमांड अप्रूव करके बुला रहे हैं। जो भी करना पड़ेगा उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को एक तो इसके साथ मुझे खुद को सपोर्ट करने के लिए कुछ बोलते हैं ना सपोर्टिंग, जैसे बिजनेस या जो भी है, एक कुछ चालू, तो मेरे पास था आर्ट, मेरी आर्ट थी। क्योंकि मेरा प्लान ए का तो है फिक्स, मुझे प्लान बी बनाना नहीं है, पर प्लान ए को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए फाउंडेशन, जैसे घर बनाने के लिए ईंट है, सीमेंट है, सब लगता है। तो मैंने टैटूज करना शुरू कर दिया। तो टैटू से मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसे कुछ कमाने शुरू कर दिए। मैंने टैटूज बनाता था, मैं पेंटिंग्स बनाता था। अब वो जो पैसे मैं सेव करता था वो मुझे हेल्प करती थी कि मेरा प्लान है जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करते जाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम के बाद अगर आप एक सफिशिएंट इनकम नहीं बना रहे हो, भले आपको घर नहीं चलाना है, क्योंकि तभी मतलब मेरे मम्मी पापा घर चला रहे, पर आपको घर भी नहीं चलाना है, पर आपको एक रियलाइजेशन होना जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि एक पॉइंट को पहुंचने के बाद अगर वो धीरे धीरे नहीं कर रहे हो, और एक पॉइंट को पहुंचने के बाद प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, और उस टाइम पे फिर आप वो डिप्रेसिव जोन और फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ। तो धीरे धीरे करके मैंने पैसा जोड़ा, टैटूज किए, छोटे मोटे शोज किए, जैसे मैंने कहा अभी, वो करके जब जोड़ा तब मुझे पता चल गया कि ये करने के लिए तो एक तो आसान नहीं है, मेहनत बहुत है। ये चीज़ों ने मुझे रियलाइज करके दिया। और दूसरी चीज़, अभी अगर ये करना है तो ये अभी से शुरू करना है। और फिर मैं उसमें लगा रहा। और 2 साल के बाद जब मुझे ये रियलाइज होगा कि बैंड कल्चर में सिर्फ इंडिया में चलना नहीं है, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे कंपोजिशन स्किल्स तो है, अब मैं फिल्म्स की तरफ मोड़ूं। तो जब आपने सोचा कि कंपोजर बनना है, तो क्या कोई खास तैयारी करनी पड़ी, कैसे कूदे आप? जैसे कहा कि घर में एक तो पहली चीज कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो एक इंडस्ट्री में घुसने के लिए दरवाजा कहाँ से खुलेगा ये पहले ढूंढना था। दूसरी चीज, अपनी खुद की वोकैबुलरी बढ़ानी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना जो वेस्टर्न म्यूजिक जो मैं सीख रहा हूँ उसे थोड़ा सा एक ब्रेक लेके, एक विस्तार बेसिकली लेके, फोक म्यूजिक, इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक, इसकी पढ़ाई चालू करूँ। अब इसकी पढ़ाई मैं करूंगा तो जब मैं गाने बनाऊंगा तो मेरे पास अलग अलग इमोशंस, एक्सप्रेशंस, जो भी स्क्रिप्ट की डिमांड है वो कैसे फुलफिल करूं। तो जितना मेरा, जैसे वोकैबुलरी हम बोलते हैं, जितनी मेरी पढ़ाई ज्यादा होंगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना वास्ट, जैसे अभी मैंने साइंस का ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने कॉमर्स में से ये पढ़ लिया, मैंने आर्ट्स में से ये पढ़ लिया, क्योंकि संगीत के अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे फोक म्यूजिक है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का कोई फोक म्यूजिक करता हूँ, अगर मैं मराठी फिल्म कर रहा हूँ, बट मैं कोई एक हिंदी फिल्म कर रहा हूँ या इंग्लिश फिल्म कर, मैंने लॉस एंजलिस के कोई फिल्म मेकर के साथ भी फिल्म की हुई है जिसका म्यूजिक मैंने किया है। बीच में मैंने फ्रांस की कोई फिल्म मेकर से, उनके साथ भी फिल्म के म्यूजिक किए होते हैं। तो अगर उनको यहाँ का कुछ रीजन दिखाना है, अगर कोई फ्रांस से फिल्म मेकर है जिसको महाराष्ट्र में कोई स्थायी जगह पे कुछ शूट करना है, वहां का एम्बियंस क्रिएट करना है साउंड वाइज, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा जितना सीखूंगा उतना मैं ज्यादा क्रिएट कर पाऊंगा। तो ज्योग्राफी वाइज, ताकि लोग महसूस करें जो फिल्म देख रहे हैं कि ये साउंड वहां वो जगह से है, तो वो लोग रिलेट करना शुरू कर दे। इसके लिए मैंने फोक म्यूजिक की जो फोक म्यूजिक का अभ्यास है, फोक म्यूजिक का रिसर्च है, वो शुरू किया। और जैसे वेस्टर्न म्यूजिक की मेरी पढ़ाई शुरू थी, फोक म्यूजिक, ये सब इंडियन म्यूजिक के राग्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि एक आधा जो राग है
वो भले जो सुन रहा है उसे पता नहीं हो कि ये कौन सा राग है, बट वो जो राग की रचना है वो ऐसी है कि वो इमोशंस को जब कान से जाता है, कोई भी आवाज, ऐसा ना हो कि वो राग है, कोई भी साउंड अपने कान से जब अपने शरीर में जाता है, बेसिकली अपने सिस्टम में, तो वो अपने ब्रेन को कुछ ये भेजता है, मैसेजेस भेजता है। Correct. तो उसकी वजह से अपना ब्रेन जो है वो अलग अलग तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट करके बॉडी में बेसिकली रिलीज करते हैं। ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स जो अपने जो अलग अलग इमोशंस और एक्सप्रेशंस है, इसकी फीलिंग डेवलप करने के लिए या उनको बूस्ट करने के लिए ये हार्मोन्स काम में आते हैं। तो म्यूजिक का सिंपली साइंटिफिक रीजन जो है, अलग अलग टाइप का म्यूजिक कैसे लोगों पे वर्क होता है, ये मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अभी कंपोज करना था। तो कंपोजिंग में और एक सेशन प्लेयर में ये फर्क है कि कंपोजर को आपकी स्क्रिप्ट, फिल्म मेकर, राइटर की, डायरेक्टर की स्क्रिप्ट समझ के उनको, ऑडियंस को बिना बोले कि भाई मुझे तुझे रुलाना है, ये बिना बोले कि म्यूजिक और विजुअल्स, ये ऑडियो विजुअल मीडिया से आप कैसे रुलाओगे, आप कैसे हंसाओगे, आप कैसे उनको स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करवाओगे। तो कहीं कहीं टाइम पे क्या होता है कि सिर्फ विजुअल्स काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें एनहांस करने के लिए एक होता है जो बैकग्राउंड म्यूजिक। अब मुझे अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर करके काम कर रहा हूं, तो मुझे याद रखना कि उस शब्द का अर्थ ही है बैकग्राउंड म्यूजिक, वो सिर्फ एनहांस करने के लिए, ना कि मेरी आवाज सुनो है। अब वहां पे मेरा विक्ट्री तभी होगा जब लोगों को ये एहसास भी नहीं होगा कि इधर म्यूजिक बज रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती गई, और वो जैसे कहा मैंने कि रॉक ऑन का शो खत्म होने के साथ, MTV का शो खत्म होने के बाद 2-3 सालों में मुझे पता चल गया था अपने कंपोजर बनना है। तो मैंने चालू कर दी शॉर्ट फिल्म्स, और जैसे वन एक्ट प्ले जिसको बोलते हैं, एकांकी नाटक जो होते हैं, वो नाटक के म्यूजिक मैंने पहले करने शुरू किया। जब मैं फोक म्यूजिक का रिसर्च कर रहा था तो मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख रहा था, और वो लोगों से सीख रहा था जो ये इंस्ट्रूमेंट्स खुद बनाते हैं और खुद बजाते हैं अलग अलग राज्यों में। तो उनसे जब मैं ये सीख रहा था तो मुझे एक चीज का पता चल गया कि ये डेफिनेटली मुझे अलग अलग, क्योंकि अगर गिटार का जैसे इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी जैसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर ढोल है किसी तरह का, तो ढोल के पैटर्न गुजरात में बज रहे वो अलग है, ढोल के पैटर्न कर्नाटक में बज रहे वो अलग है, बंगाल में खोल के पैटर्न बज रहे वो अलग है। अब मुझे कुछ क्रिएट करना है रिदमिक, तो मुझे इन्फ्लुएंसेस सारी जगह के मिल रहे हैं कि मुझे बंगाल का रिदम पता है क्या है, तो किसी को बांग्ला डांस करवाना है या फिर बांग्ला गाने पे वो फील करवाना, तो मुझे पता है पैटर्न क्या है, महाराष्ट्र के पैटर्न क्या है। ये जब मैं सीख रहा था, आज करीबन मैं 100 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, जो मैंने ये लोगों से सीखे, वहां पे जाके उनके साथ उनके घरों में रह के सीखे, ताकि मैं एकदम पास में से जान सकूं कि एक्चुअली ये लोग, ये इंस्ट्रूमेंट, जो आर्टिस्ट है, अपने लोक संगीत के कलाकार है, लोक कलाकार जो है, ये वाद्य कैसे बजाते हैं, साज इनका बजाने का ढंग, सही ढंग क्या है, तरीका क्या है। और फिर वो डेवलप करके आज जब मैं कॉम्बिनेशन में काम करता हूँ इस सब इंस्ट्रूमेंट बजा के, तो मुझे एक चीज का फायदा जरूर होता है कि स्क्रिप्ट जब मेरे पास आती है, अगर मैं फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट आ रही है, नाटक का म्यूजिक स्क्रिप्ट आ रही है, तो मुझे पता है कि इसमें अगर कुछ इमोशंस ये तरीके से निकालने हैं, तो आज मैं ये इंस्ट्रूमेंट को लेके अगर काम करूंगा, जो शायद मैं आज अगर इतना नहीं सीखता तो मुझे फिर किसी कंप्यूटर से जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसका वो करना पड़ता। फिर अभी हुआ यूं है कि जो लाइब्रेरीज बेचते हैं कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में, वो तो एक बंदा जो लाइब्रेरी, एक कंपनी लाइब्रेरी बना रही है, वो 100 लोगों को बेच रहे हैं, तो 100 लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो 100 में से 10 लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो लाइब्रेरी के बिना काम कर रहे हैं, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, सेशन प्लेयर्स है। अब वो 10 लोगों का म्यूजिक अलग सुनाई दे रहा है और बाकी के 90 जो है उनका सेम सुनाई दे रहा है। अब ये होगी दिक्कत। तो बेसिकली मुझे एडवांटेज ये हो जाती है कि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग इमोशंस और एक्सप्रेशंस सीन को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, तो आपके करियर की एज ए संगीतकार कहाँ से शुरुआत हुई थी? कोई प्ले था या कोई फिल्म थी? तो जैसे मेरी पढ़ाई है ना, जो आर्ट स्कूल के साथ, मैं रुइया कॉलेज, राम नारायण रुइया महाविद्यालय में आर्ट्स पढ़ रहा था, ये जो BA होता है, BA। रुइया महाविद्यालय में एक थिएटर का बहुत बड़ा कल्चर हुआ करता था हमारे उस टाइम, बहुत बड़ा। अभी भी है, नाट्य वाले जिससे हम कहते थे, अभी भी है, उस टाइम बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता था। तो नाट्य वाले में कॉम्पिटिशन्स के लिए एकांकी नाटक, जैसे स्किट्स और मोनो एक्ट्स, ये सब हुआ करते थे। तो उसमें जो स्टूडेंट डायरेक्टर्स थे वो मेरे दोस्त थे। अच्छा।
उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के जो कल्चरल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कई साल सिखा रहा था। तो वहाँ पे कल्चरल डिपार्टमेंट में म्यूजिक आता है, थिएटर आता है, फाइन आर्ट्स आता है, सब आता है। तो वहाँ के थिएटर के फ्रेंड्स बन गए मेरे, जो थिएटर के डायरेक्टर्स है। मैं म्यूजिक का डायरेक्टर हूँ, थिएटर। अब सब लोग एक साथ बढ़ रहे हैं, दोस्ती है, एक साथ बढ़ रहे हैं। तो वो बोल रहा है भाई मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, तू म्यूजिक करेगा क्या? चलना भाई, है हम लोग साथ में करेंगे। ये ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस सीख रहे थे, क्योंकि सिखाने वाले कोई थे नहीं, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। तो सीखना तो अपने को था। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके ना प्रोसेस सीख रहे थे। तो अभी आज मैं कोई एक छोटी शॉर्ट फिल्म कर ली है, 5 मिनट की, 8 मिनट की। वो किसी ने देख ली, 4 लोग ने, 4 में से 2 जन ने मुझे फोन किया, उसमें से 1 जन की कोई और फिल्म है या नाटक का म्यूजिक करना है, तो वो कर लिया। फिर वो उसकी हुई फिल्म और 4 लोग ने देख ली, फिर वो प्रोसेस मल्टीप्लाई होते गया। ऐसे एक दिन आते आते मेरा एक दोस्त है जो एक फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, वो वहां पे कुछ साउंड डिजाइनिंग पढ़ रहा था। उसके जो फिल्म मेकर दोस्त थे, उसने उनको मेरे बारे में बताया कि ऐसा ऐसा कंपोजर है जिसका कंपोज करने का स्टाइल अलग है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो यूज करके कंपोज करता है। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, वो इंस्टीट्यूशन ने। अच्छा। वो फिल्म का नाम था कथाकार, ओह। जिसमें बहुत ही दिग्गज कलाकार पीयूष मिश्रा जी वो लीड प्रोटैगनिस्ट थे, मेन प्रोटैगनिस्ट थे उसमें। और जब मुझे फिल्म ऑफर की गई थी कथाकार, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते ही पता लगा था कि ये फिल्म मुझे करनी है, कुछ भी हो मुझे करनी है। तो बजट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से आई हुई थी फिल्म, तो डिप्लोमा उसमें उन स्टूडेंट्स की फिल्म बन गई थी, उन्होंने करनी है। वो फिल्म मैंने जिस दिन की, वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो फिल्म के प्रोसेस में ना मैं वो शूट लोकेशन पे जाके बैठता था। मेरी सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि बजट हो, मतलब कम है तो ठीक है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जब तक ये फिल्म पे काम कर रहा हूँ मुझे आप वहां पे आके जस्ट प्रोसेस क्या है वो देखने दे दो, तो ताकि मैं वो फिल्म के पूरे स्क्रिप्ट, मतलब पूरे जर्नी में रहूं, तो मुझे अच्छा हो जाएगा उसका स्कोर बनाने के लिए। और मैंने फिर वो फिल्म का प्रोसेस देख लिया उस दौरान कि कैसे होता है, एक्टर्स को कैसे डायरेक्ट किया जाता है। और ये देखने के बाद काफी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, मतलब कैमरा के सामने क्या हो रहा है और बिहाइंड द कैमरा से वो कैसे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो अब मुझे लोगों को महसूस करवाना है वो सामने कैमरा के क्या है, वो ही करवाना है। एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड कि वो जोग्राफिकली कहाँ पे चल रहा है। भले ही शूट फिल्म अपना ये फिल्म सिटी में हुआ हो, बट वो गांव दिखाया था यूपी का या मध्य प्रदेश यूपी वो साइड का गांव दिखाया था जो कैरेक्टर है। तो अब मुझे लोगों को वो फील करवाना है कि ये शूट हुआ है यूपी में, साउंड के जरिए या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए। तो कैसे करूंगा, या फिर क्या इमोशंस है उसमें, वो लोगों को हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए कैसे करूंगा। ये शॉर्ट फिल्म्स मैंने शुरुआत में काफी सारे शॉर्ट फिल्म्स की। वो एक शॉर्ट फिल्म कथाकार थी, वो काफी हिट हो गई एक्चुअली, बहुत मतलब हिट हो गई वो। मैंने जैसे कहा ना, जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी मुझे पता चला था। अभिमन्यु कनोडिया उनके उस फिल्म के डायरेक्टर थे, और मेरा जो दोस्त है कुणाल करके, उन्होंने साउंड डिजाइन किया था वो फिल्म का। और पीयूष मिश्रा जी थे, तो मतलब उनका तो क्या ही कहना, मतलब जितने दिग्गज कलाकार है। तो वो जो फिल्म जब वायरल हो गई और मतलब हिट होके, वो शायद स्टूडेंट्स कैटेगरी एकेडमिक ईयर्स के अवार्ड्स रहते, स्टूडेंट्स अवार्ड्स, जो उधर उसका नॉमिनेशन था, उसको काफी हाइप मिल गया फिल्म को। और साउंड बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि उन्हें थोड़े मुझे लिबर्टी दी थी काम करने के लिए फिल्म के स्कोर पे। वो फिल्म से मुझे फिर बाकी के फिल्म के काम मिलना शुरू हो गए। कथाकार के संगीत की क्या खासियत थी? सो कथाकार में संगीत की ये कहूंगा खासियत ये थी कि जो इमोशंस है उसका एक फ्यूजन हम लोग ने उस टाइम क्रिएट किया था, इमोशंस बूस्ट करने के लिए लोगों के। एक विक्ट्री का जो एक महसूस होता है ना हम लोगों को, जैसे हम लोग ओलंपिक्स देखते हैं या वर्ल्ड कप फाइनल देखते हैं, जब कोई अपने देश की टीम अगर जीतती है, जैसे अभी हाल ही में हम लोग 2020 वर्ल्ड कप जीते थे, तो उस दौरान जो इमोशन मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी कोने से हम लोग देख रहे हैं मैच, टीवी पे भी हो, वहां पे जो जीतने के बाद यहाँ पे जो इमोशंस में जो एक बोलते हैं ना कि खुशी के आंसू आ रहे हैं अंदर से जो चलते रहते हैं, वो कुछ सीन्स में वो क्रिएट करना था। और उस वक्त पहली बार मैंने एक्चुअल में ऐसे लाइव रिकॉर्डिंग तो हम लोग करते थे पहले, बट बड़े बड़े स्टूडियोज में काम करने का मौका उस इंस्टीट्यूट के टाइम पे मिला था पहली बार। तो मुझे पता चला कि ये कितना फर्क पड़ता है लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करके। उसमें हम लोग ने वायलिन्स और गिटार का कॉम्बिनेशन बनाया था, जो
काफी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन था, क्योंकि जो उसका ढंग था वायलिन का बजाने का, जब ये ट्यून मैंने कंपोज की थी और उसका जो अरेंजमेंट बोलते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया बन गया था, तो लोगों के कमेंट्स आने चालू हुए। लोग कमेंट्स में म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे वो फिल्म के। और जब लोग आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक है एक्चुअली, जो ऐसा भी नहीं था कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड में होना चाहिए, और वो काम वहां पे एकदम करेक्ट हो गया था। क्योंकि जो डायरेक्टर थे उनके साथ मेरी जो उस टाइम बॉन्डिंग हो गई थी, समझ बोलते हैं ना एक, ये समझ अगर डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, साउंड डिजाइनर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो एचओडीज है उनकी अगर समझ एक साथ होगी तो प्रोडक्ट अच्छा ही बनना है। तो वो उस टाइम मैंने सीखा, और उधर से फिर लोग जैसे देखते गए वो, तो वहां से मुझे फिर कांटेक्ट करने शुरू हो गए लोग कि अरे आपका म्यूजिक इसका सुना है, तो आप हमारे फिल्म में काम करना चाहोगे क्या। फिर मैंने धीरे धीरे करके फिल्म शुरू की। उस कथाकार के एक्चुअली पहले मैंने एक फीचर फिल्म कर रखी थी, जिसका मैं अभी मतलब नाम नहीं लूंगा। फीचर फिल्म मैं करता था पहले से, बट दिक्कत ये थी, मैं बोलना चाहूंगा सैडली, कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बजट कम होते हैं। तो अभी मुझे जो लाइव रिकॉर्ड करना है, या मेरी जो इच्छा है करने के लिए, वो मैं कभी कभी कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि बजट वहां पे कम होते हैं। तो मैं फिल्म साइन ही नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे फिल्म ऑफर कर देते हैं कि ये आपसे करवाना है काम, वो मुझे बोलते हैं कि क्योंकि आपका स्टाइल मैंने कहीं पे देखा है, तो आपसे ही करवाना है। तो मैं जब बजट बोल देता था तो वो बोलते थे अरे इतना थोड़ी बजट होता है, वो तो भाई इतने में कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर से प्रोग्राम कर रहे थे बैकग्राउंड स्कोर, बाकी के लोग क्योंकि लाइब्रेरीज आए। अब मेरा क्या है, मैं कंप्यूटर से प्रोग्राम तो कर सकता हूँ, पर मुझे अगर मेरे पास रिसोर्सेस है लाइव रिकॉर्ड करने के लिए तो क्यों ना करूं। सही बात। मेरे पास अगर आइडियाज है कि मधुर पडवल अगर म्यूजिक कंपोजर कुछ अलग है कर रहा है, कि उसने इतनी मेहनत की है, उसने अगर रिसर्च किया है, और अगर वो आपको ये ऑफर कर सकता है, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा वो भी कंसिडर करना चाहिए कि कुछ एक्सक्लूसिव मिल रहा है, तो शायद ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हिसाब से ही उसका रिटर्न्स मिलेगा। तो मैं फिर फिल्म्स करना थोड़ा कम कर दिया 2013, 14, 15 के आसपास। 15, 16 में मैंने मेरी एक लास्ट फिल्म की थी उस टाइम, और उसके बाद मैंने फिल्म्स करना बंद कर दिया, क्योंकि हिंदी फिल्म में तभी तक मुझे एंट्री मिली नहीं थी हिंदी इंडस्ट्री में। मराठी रीजनल फिल्म्स कर रहा था मैं काफी, हालांकि कथाकार और मैंने अभिनेता करके हिंदी फिल्म 2 थी। वो हिंदी फिल्म शॉर्ट फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, उसका बजट था काफी अच्छा। अभिनेता का, कथाकार तो इंस्टीट्यूशनल फिल्म थी। तो वो हिंदी फिल्म छोड़ के मराठी फिल्म्स मेरी एक ही दिक्कत होती थी कि बजट नहीं है। तो जो मराठी फिल्म आपने क्यों का नाम लेना चाहेंगे? भौ नाम की मैंने एक फिल्म की थी 2015 में। तो उस भौ नाम की जो फिल्म है वो अभी तक एक्चुअली कमर्शियल रिलीज उसको मिला नहीं है। अच्छा। वो अटक गई थी, बट उसका स्क्रीनिंग हुआ था फेस्टिवल्स में। बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसमें मैंने काम भी किया है, मतलब एक्टिंग भी की है। ओह क्या। तो वो बहुत बढ़िया फिल्म थी, और मेरा जो उनका फिल्म का जो डायरेक्टर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका। मतलब उसके हम लोग पहले से जानते थे, फिल्म की वजह से तो बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। संदीप नाम है उनका, संदीप दंडवते। तो उनकी जो फिल्म हम कर रहे थे, तो मुझे पहले लगा कि ये शॉर्ट फिल्म है, क्योंकि जब भी उन्होंने मुझे बजट बताया तो मुझे लगा कि शॉर्ट फिल्म है, तो अपना दोस्त है, मैंने बोला कि हम लोग करते हैं। बट हम लोग ने जैसे मैं, और उसने कहा कि अरे मेरे को तेरे लिए एक रोल भी है फिल्म में भाई, तो तू करेगा क्या। मैंने बोला क्या रोल है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि रोल ऐसा है कि आप एक्चुअल म्यूजिक कंपोजर हो ना फिल्म के, तो फिल्म के अंदर एक फिल्म बन रही है, उसमें भी आप म्यूजिक कंपोजर हो, तो म्यूजिक कंपोजर का आपको एक्टिंग काम करना है। और वन ऑफ द मेन कैरेक्टर दिया था उन्होंने मुझे, ऐसे नहीं कि ऐसे एक साइड कैरेक्टर है करके, 6-7 मेन कैरेक्टर थे, उसमें से वो एक मेन कैरेक्टर मुझे दिया। तो फिल्म का पूरा जो शेड्यूल था शूट का, 1, 2, 3 शेड्यूल में हम लोगों ने शूट की है। तो हम लोग है ना वो जंगल में पुणे से आगे काफी आगे, पुणे से 2 घंटा आगे राजगढ़ करके जो फोर्ट है, वो राजगढ़ फोर्ट के यहाँ पे गांव है, जंगल के आसपास में फोर्ट, जैसे वो माउंटेन से नीचे आते हैं ना, वहां पे गांव है। वो गांव में हम लोग रहते थे और हम लोग जंगल में जाके शूट करते थे। तो पूरा वो सस्पेंस थ्रिलर वो टाइप का फिल्म था। तो वो 1 महीना मैं वहां पूरा फिल्म के क्या बोलते हैं जैसे लोकेशन पे, मतलब फिल्म के क्रू के साथ मैंने 1 महीना गुजारा एज ए एक्टर, एज ए म्यूजिक कंपोजर। तो उस टाइम मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि फिल्म मेकिंग होती कैसी एक्चुअल में, बड़ी फिल्में कैसी बनती है। और उधर से मेरा एक क्लिक हो गया कि मुझे भी लिखना है और कुछ डायरेक्ट करना है। तो मेरा फिल्म मेकिंग का कीड़ा उधर से शुरू, मतलब मेरे को एक मजा आने लग गया भाई, फिल्म मेकिंग में एंजॉय करने लग गया। मतलब हालांकि मेरा फोर्टे और मेन फोकस म्यूजिक पे,
बट तभी से मैंने धीरे धीरे करके शॉर्ट फिल्में बनानी शुरू की। तो वो एक फिल्म है भौ मराठी। उसके अलावा मैंने काफी सारी मराठी फिल्म्स में जैसे एक पैटर्न शुरू हो गया है कि एक फिल्म है तो उसमें 5 डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है या 4 म्यूजिशियन के गाने हैं। तो एक पैटर्न में मैंने कुछ 2-3 फिल्में की थी। तो 2015 के बाद आपका करियर कैसे आगे बढ़ा फिर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने फिल्म्स करने फिर बंद किए क्योंकि मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी। भौक जब ही रिलीज हुई तो मेरी तारीफ हो गई बहुत, क्योंकि मैंने मेरी एक स्टाइल डेवलप कर दी थी म्यूजिक कंपोजिशन की, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके जो मैं करने शुरू किया था। तो भौ फिल्म जिन्होंने फेस्टिवल्स में देखी थी, वहां से मेरा काफी नाम मतलब स्प्रेड होने लग गया कि ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जो सिर्फ प्रोग्रामिंग करके नहीं कुछ अलग कर रहा है। तो उसके बाद मुझे फिल्म्स थोड़े ऑफर होने शुरू हो गई, फिल्म्स और थिएटर के नाटक मुझे मराठी थिएटर के नाटक मुझे ऑफर्स हो रहे थे। मैंने 1-2 नाटक किए। तो मुझे नाटक करने के बाद मुझे पता चल गया कि वो मीडियम थोड़ा अलग है, स्टेज का मीडियम अलग है और सिनेमा अपना फिल्म का मीडियम अलग है। तो नाटक और टेलीविजन के शोज भी मुझे ऑफर किए थे, बट तीनों पूरी अलग दुनिया है। मैं कहूँगा टेलीविजन अगर जो कर रहे हैं उन्होंने टेलीविजन ही करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। फिल्म्स जो कर रहे हो फिल्म ही करे और नाटक जो कर रहे हो नाटक ही करे। हालांकि सब कर सकते हो आप, बट वो तीनों के तीनों अलग अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो मैंने टेलीविजन जो शो शुरू किया था, मैंने उनको बोल दिया कि ये मेरा फोर्टे बोलने से कि मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं मेरा 100% दे नहीं पाऊंगा, तो फिर काम करके फायदा नहीं। तो टेलीविजन से थोड़ा दूर हो गया। उसके बाद नाटक मैंने 1-2 नाटक किए जो अच्छे हो गए वहां पे। हालांकि मुझे नाटक कंटिन्यू नहीं करने थे, पर वहां के जो अच्छा काम किया था वहां से थोड़ा नाम हो गया। और वहां की फिल्म जब रिलीज हुई फेस्टिवल्स में, तो वहां से थोड़ा नाम हो गया। तो मुझे आगे जाके फिल्म्स ऑफर होने शुरू हो गए। कथाकार एक्चुअली जो शॉर्ट फिल्म में कह रहा हूँ वो मैंने भौ के बाद ही की थी। कथाकार, अभिनेता, ऐसे MTV के वगैरह शॉर्ट फिल्म वगैरह अच्छे फिल्म आने लगे। वहां से थोड़े थोड़े कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे और जैसे वो फिल्म बाहर आ रहे थे तो लोग देख रहे थे काम, लोग अप्रोच कर रहे थे। फिर उसके बाद ज्यादा करके फीचर फिल्म्स जो आ रहे थे वो मराठी थे। अब उस फिल्म्स की दिक्कत ये थे कि मैं जब भी ऑलमोस्ट डन होता था मेरे साइड से स्क्रिप्ट रीडिंग, मैं बोलता था ओके मैं रेडी हूँ, ब्रीफ समझ लेता था डायरेक्टर से जो भी है। जब बजट की बात होती थी, एक बजट बनाता था कि अपने को ये करना है और ये रिकॉर्ड करना है, तो इसका बजट ऐसे होगा। तो उस टाइम मतलब मराठी फिल्म्स का ऐसा एक स्टीरियोटिपिकल मुझे लगता है थॉट प्रोसेस हो चुका है कि अपने पास बजट नहीं है। क्योंकि म्यूजिक मैं कंसिडर करता हूँ, म्यूजिक एक ऐसी चीज है उसको हम अगर इतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हम लोग विजुअल्स को दे रहे हैं, जो साउंड डिपार्टमेंट को अगर हम लोग उतना इंपॉर्टेंस देते हैं कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो वर्क करेगा आपके फेवर में। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सैराट जो फिल्म आई। सैराट फिल्म की जब प्रमोशन हुई थी तो अजय अतुल जी ने जो म्यूजिक करके आए थे वहां से, पूरा सिम्फनिक म्यूजिक, तो म्यूजिक के ऊपर सिर्फ वो जो एक्टर्स हैं वो सिर्फ भाग रहे हैं और वो म्यूजिक को लोग सुन रहे हैं प्रोमोज में। ये मैं सब मतलब ये इसके जैसा एग्जांपल मैं दे ही नहीं सकता हूँ जो फिल्म ने इतना कमाया। ऑफ कोर्स नागराज जी ने जो उनका डायरेक्शन और उनका स्टाइल है, ऑथेंटिसिटी जो रखी है, वो तो कमाल ही है। बट वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो गाने बने या जो म्यूजिक बना था वो उन्होंने एज अ प्रोमोशनल एक्टिविटी में यूज किए थे। और वो म्यूजिक करने के लिए जो बजट बोलते हैं जैसे हम लोग कि ये जो बजट अप्रूव हो गया रहेगा या फिर उन्होंने जब कंसिडर किया रहेगा, जी ने हो या जो भी प्रोड्यूसर्स ने सब ने, कि इतना अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना तो उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। मेरी यही विनती थी कि सब प्रोड्यूसर से, जब मुझे उस टाइम फिल्म्स ऑफर हो रहे थे कि मुझे कुछ अलग करना है, जिसके लिए भले आप मुझे उस टाइम फीस मत दो मेरी क्रिएटिव डायरेक्शन फीस, पर मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट दे दो। और मेरे ऐसा होता था कि प्रोडक्शन, क्योंकि क्या होता है एक रूम में कंप्यूटर पे बैठ के करने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट तो होता नहीं है, एक बंदा बैठ रहा है तो वो तो कोई भी पैसा मिल रहा हो करेगा। यही है कि उधर क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बेसिकली जो भी आपके पास साउंड्स है उसमें आप क्रिएटिवली खेलो, उतना ही है रिस्ट्रिक्शन। बट आप इंस्ट्रूमेंट्स लेके स्टूडियो में जाओ तो स्टूडियो के चार्जेस, फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले अलग अलग आर्टिस्ट को बुक करो तो आर्टिस्ट के पर डे के चार्जेस, फिर वो होके आने के बाद मिक्स इंजीनियर से मिक्सिंग करवा दो उसके अलग से चार्जेस। तो ये सब चीजों से बजट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। बट क्या होता है जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है वो प्रोडक्ट भी आपको ऐसा दे रहा है वो एक्सक्लूसिव है। पहले के 60s 70s 80s 90s के जो गाने थे आज तक हमारे ध्यान में रहते हैं, वो लाइव रिकॉर्ड होते थे जहाँ पे 60-70 आर्टिस्ट वायलिन स्ट्रिंग सेक्शंस, ब्रास सेक्शंस, रिदम सेक्शंस, सिंगर उनके साथ गा रहे हैं।
तो वो एक साथ होते थे, उसका उनका बजट होता था, वो एक साथ लाइव रिकॉर्ड होते थे। उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट वो जो उसका जो स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस वो गानों का आज तक वैसे के वैसे उनका सोल है। आज के हम लोग अगर फिल्म्स के जो प्रोग्राम हुए गाने देखेंगे, तो गानों का जो लाइफ है वो फिल्म का जितना थिएटर में लाइफ है उससे 5 दिन ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स। तो ये माना जाए कि जब से संगीत लाइव रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और कीबोर्ड के आधार पर संगीत बनाया जाए, तब से संगीत का स्तर गिर गया है। बिल्कुल बिल्कुल गिर गया मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो कीबोर्ड के इस्तेमाल से जो संगीत बनाया जाता है, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, VST जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरीज सब यूज करके जो संगीत बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, जो लाइब्रेरीज बनाने वाले या सप्लाई करने वाले जो है कंपनीज, वो एक कंपनीज हजारों लोग आर्टिस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स लोग को लाइब्रेरीज बेच रही है। वो लाइब्रेरीज में जो साउंड है, वो हालांकि जो साउंड है, सपोज एग्जांपल इसका अगर ये दरबुका करके इंस्ट्रूमेंट है, इसका साउंड प्रोग्राम करके उसको सैंपल बनाया होगा, ये जो साउंड है वो। अभी ये जो साउंड है, इसको अगर मेरे को क्रिएटिवली अगर ये रिदम बजाना है, तो फिर तो 2-3 कॉम्बिनेशन करके बनाना पड़ेगा। अब इसमें मुझे वो लूप तो 100 लोग के पास मिल गया जिन्होंने खरीदा, पर अभी इसमें मुझे अगर लाइव में करना है तो ये लिबर्टी जब ही होगी जब ही कोई एक्चुअल आर्टिस्ट बजा रहा है इसको। तो इसके लिए मैं चाहता था कि मुझे लाइव रिकॉर्ड करके म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा बनाना है, और ये मैं मतलब दिस इज फेयर इनफ कि अगर कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं और उनका बजट है नहीं, तो बजट है नहीं ऐसा नहीं रहता है, वो बजट कंसीडर नहीं किया होता है, राइट, कि वो कंसीडर नहीं करते कि इसका टेक्निकल इंपॉर्टेंस ये फिल्म में कितना है। इसके लिए संगीत का स्तर, जैसे आप मतलब कहते हो ना, कि प्रोग्रामिंग के वजह से डेफिनेटली गिरा हुआ है, क्योंकि स्तर गिरा है, मतलब मैं कहूंगा कि उसका जो गाने का सोल ही नहीं है गानों में, जो लाइफ है ना, वो जितने दिन फिल्म आपकी है थिएटर में, उतने दिन वो रेडियो पे गाने आपको सुनने आएंगे। हाँ 20-30 में से एक गाना या 50 में से एक गाना जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि कोई अलग ट्रीटमेंट करके एक वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर अभी है जिनका बजट अप्रूव हो रहा है, और वेल नोन प्लेबैक सिंगर्स है, उनके लिए अगर दिया है बजट्स, तो वो गाने चलेंगे, जैसे सैराट फिल्म के गाने चले, क्योंकि उसमें कुछ अलग किया था जो खर्चा करने के बाद अचीव कर पाए। तो आपने मराठी फिल्म की अभी घात, हाँ। ये फिल्म आपको कैसे मिली और इस फिल्म को आपने कैसे कर दिया, ये भी मराठी की है? तो घात जो फिल्म है वो प्लाटून 1 फिल्म्स प्रोडक्शन और दृश्यम फिल्म्स की को प्रोड्यूस फिल्म है। ये फिल्म मुझे मिली कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली। ये फिल्म बनने शुरू हुई थी 2019 में, इसका काम 2018-19 में शुरू हो गया था शूट, और ये फिल्म में गाने एज सच है नहीं जो गानों पे शूट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फिल्म अलग तरीके से बनी है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत रियलिस्टिक है। तो फिल्म बनने के बाद इसका बैकग्राउंड म्यूजिक का स्कोर एडिट लॉक होने के बाद शुरू हो गया था, और हालांकि मैं पहले ऑप्शन शायद मैं मतलब फिल्म पे नहीं था, पहले कोई और काम कर रहे थे जिनकी अवेबिलिटी या कुछ प्रॉब्लम इश्यूज की वजह से ये फिल्म मेरे पास आई थी। अब ये फिल्म मेरे पास आई कैसे मैं बताता हूँ। मैंने जो कथाकार फिल्म का जिक्र किया है इसके पहले, वो फिल्म जब बाहर आई थी, जैसे मैंने कहा कि बहुत वायरल, मतलब बहुत लोगों तक पहुंची थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। उस फिल्म में मैंने जो म्यूजिक किया था, वो जो वॉयलिन्स और वो गिटार का कॉम्बिनेशन जो मैं कह रहा हूँ, वो कॉम्बिनेशन 2015-16 के बीच में वो फिल्म आई थी बाहर। उसके बाद 2017 में मैंने नेशनल एंथम का एक वीडियो बना था। अच्छा। अब ये नेशनल एंथम का वीडियो इतना वायरल हो गया है, पूरे इंडिया ही में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना वायरल हो गया कि उसका कलेक्टिव यूज अगर कहोगे, क्योंकि लोगों ने वो डाउनलोड कर करके अपने अपने अकाउंट, अपने पेजेस, अपने यूट्यूब चैनल से वो अपलोड किए वीडियो, तो उसका जो कलेक्टिव यूज है वो कई मिलियंस क्रॉस कर चुका है। और मतलब हर एक, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत, मतलब व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सब जगह पे वायरल हुई। तो किसी ने वो वीडियोस देखा था, उनको पता चला, क्योंकि उसमें एक बंदा अगर 29-30 इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लोगों ने देखे नहीं है, सब अलग अलग इंडियन स्टेट्स के रेयर इंस्ट्रूमेंट है, सिंबॉलिक की अपने 29 स्टेट्स है तो 29 इंस्ट्रूमेंट्स लेके, तो वो इंस्ट्रूमेंट का वीडियो और कथाकार का मेरा काम, इसका कॉम्बिनेशन एक्चुअली है जिसके वजह से मुझे घात मिली। उसका रीजन ऐसे कि घात जो फिल्म है ये पूरी सेंट्रल इंडिया के जो जंगल्स है, वो जंगल में शूट हुई है। उसमें वहाँ के आदिवासीज है, उसमें वहाँ के नक्सलाइट्स है, जो नक्सल एक्टिविटी चलती है
नक्सलाइट्स है, वहाँ के पुलिस है। तो ये 3 सेक्टर में जो सिविल वॉर चल रहा है इतने सालों से, यही 50 सालों से, वो उसका एक एसेंस कैप्चर किया हुआ है ये फिल्म में। और ये फिल्म से हमने वो पास में से देखने मिलता है। तो शूट की गई है वो जंगलों में। तो डायरेक्टर की नीड थी कि कोई ऐसा म्यूजिक करे जो ये ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ये ट्राइबल लोगों के साथ रह चुका हो बेसिकली। वो ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे वो लोग ने ढूंढ लिया, क्योंकि मेरे वो वीडियोस वायरल हो गए थे। तो उनको पता था कि, और मैं कुछ एक दो ऐसे वीडियोस डाले थे जहाँ पे मैं ट्राइबल लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखे थे, तो उन्होंने मुझे फिर मीटिंग के लिए बुला दिया कि ऐसी ऐसी फिल्म है कि हमने तुम्हारा ये कथाकार वगैरह का काम देखा है, आप करना चाहोगे क्या? तो मैंने बोला जरूर, मैं आता हूँ। फिर मीटिंग करने गया तो एक चीज अच्छी होगी कि ये, हालांकि ये मराठी फिल्म है, पर इसकी जो प्रोड्यूसर्स है ये हिंदी फिल्म्स कर, इसके पहले जैसे न्यूटन फिल्म है, आंखों देखी फिल्म है, तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने की है, इंडिपेंडेंट फिल्में। तो तभी मेरी जब मीटिंग पहली हुई तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, सीधा हमारा एडिट ऑलमोस्ट रेडी है, आप डायरेक्ट एडिट देख लो, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। पहली बार जब मैंने वो फिल्म देखी है, आप मानो मैंने मेरा फोन जो है, मुझे कभी भी मतलब वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रखती, तो मेरा फोन मैंने साइलेंट पे रख के बैग में रख दिया। उन्होंने उनके ऑफिस में वो स्क्रीनिंग का वो जो था वहां पे मुझे अकेला बैठाया और उन्होंने फिल्म चला दी। तभी 2 घंटा 8 मिनट वगैरह फिल्म थी वो, जो भी अभी शायद 2 घंटे के आसपास है फिल्म, तो उससे थोड़ी लंबी थी फिल्म। मैंने पूरी फिल्म एट अ स्ट्रेच देखी है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। उसमें सिर्फ डायलॉग्स थे, क्योंकि उसका काम जस्ट एडिट लॉक हो गया था, तो साउंड डिजाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, रेफरेंस म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डायलॉग के साथ अगर वो फिल्म मुझे 2 घंटा पकड़ सकती है विदाउट म्यूजिक और साउंड, और इतना बढ़िया कंसेप्ट के ऊपर, मतलब राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस मुझे इतने मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कनेक्ट हो गया मैं डायरेक्ट फिल्म के साथ। मैं जैसे फिल्म की स्क्रीन खत्म हो गया, मैं डायरेक्टर को बोला मैं फिल्म कर रहा हूँ आपकी। तो डायरेक्टर बोल दिया कि उन्होंने मुझे समझाया क्या इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है। मैंने बोला कि मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है, आप ऑब्वियसली आपका ब्रीफ जो भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, पर मुझे ना इसका साउंड, जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे ना सुनने को आ रहा था कि इसमें अपने को क्या करना है, क्योंकि इतने सारे ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास है और आपने जो शूट ये सब किए हैं, तो मुझे पता, मतलब उसी दौरान मेरा वो हम लोग एज ए कंपोजर, मतलब मेरा तो प्रोसेस है, मेरे दिमाग में ना एक साउंड चलते रहता है। जब मैं फिल्म पहली बार मेरे पास आती है, शॉर्ट फिल्म आ रही है, फीचर फिल्म आ रही है, कोई भी फिल्म है या एड फिल्म है, तो साउंड है ना दिमाग में चालू हो जाता है कि यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे, अगर आप लिबर्टी दोगे ना पहला ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो मैं आपको एक ड्राफ्ट बना के देता हूँ फिल्म साइन करने के बाद। शायद मुझे लगता है कि वो हम लोग कंटिन्यू कर दें वो। और डायरेक्टर, मतलब थैंक्स टू हिम, छत्रपाल नीना में फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ब्लैंक कैनवास दे दिया, बोला जो करना है कर भाई, जब भी ड्राफ्ट रेडी होगा मुझे बता रहा। मैं आया, हम लोग का डील क्रैक हो गया, प्रोड्यूसर्स के साथ मेरा साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, और 2-4 दिन के जब भी मैंने फिल्म पे काम शुरू किया, तो पहले ड्राफ्ट जब भी उन्होंने सुना तो उनके जो, मतलब बोलते हैं ना, एक हैप्पीनेस था उनके जो डायरेक्टर के, वो आज तक, मतलब हम लोग का एक अच्छा बॉन्डिंग है। क्योंकि 2 चीजें, आज म्यूजिक बन गया, फिल्म बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ 2023 की, वन ऑफ द ओनली इंडियन फिल्म जो पैनोरामा सेक्शन में स्क्रीन हो गई है। बर्लिन जो वर्ल्ड के टॉप 3 फिल्म फेस्टिवल में माना जाता है, वहां पे फिल्म ओपन हुई। वहां पे हम लोग को बहुत अप्रिसिएशन और मतलब लोगों से प्यार मिला ऑडियंस से। उसके बाद अलग अलग देशों के फिल्म फेस्टिवल में, बड़े बड़े नामांकित फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जाके आई। आपने मुंबई की मामी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हो गई, औरंगाबाद फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हो गई, केरला का एक जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है उसमें फिल्म स्क्रीन हो गई। सब जगह पे लोगों ने इतना प्यार दिया। मराठी फिल्म विद सबटाइटल्स, बट नो लैंग्वेज बैरियर, विजुअल्स और साउंड टेक्निकल, हम लोग ने इतना उसमें काम किया है मेहनत करके सब ने। मनोज गोस्वामी जो साउंड डिजाइनर है, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म की है, वो है इस फिल्म पे, तो वो बहुत मजा आ गया घाट पे काम करने का। और दूसरा चीज, जो डायरेक्टर ने मुझे लिबर्टी दी, हाँ ऐसा भी होता था कि कुछ सीन्स के लिए मैंने कुछ क्रिएट किया है जो मुझे लग रहा है कि उधर जा रहा है, बट लिमिटेड सीन्स थे ऐसे कुछ, और उनको लग रहा है कि नहीं वो तो मतलब ये जा भी रहा है ना, तो एक अपने फिल्म के लिए एक ट्रीटमेंट अलग से है, तो ये नहीं चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अगर काम कर रहे हैं एज अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट, अगर मैं म्यूजिक कंपोजर काम कर रहा हूँ, तो शायद से थोड़ा टाइम के बाद एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, या एक फटीगनेस आ जाता है वो काम पे। तो तभी अगर कुछ गलती से क्रिएट हो गया ना, तो अपने को लगता है कि शायद लग सकता है कि ये अभी इधर वर्कआउट हो रहा है, रियलिटी में शायद वर्कआउट ना हो, बट उस टाइम एक फटीगनेस की वजह से होता है। तो इस टाइम पे टीम वर्क जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और वो टीम वर्क की वजह से ही फिल्म इतनी, मतलब अभी हम लोग को अभी 27 सितंबर को इसका रिलीज है, कमर्शियल थिएटर रिलीज, बट अभी जिधर जिधर इतने सब फेस्टिवल्स में जहाँ पे भी स्क्रीन होगी है ना, बहुत प्यार मिला लोगों से। तो घात में जो म्यूजिक दिया है वो किस तरह का म्यूजिक है, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, क्या खासियत है? इसकी एक खासियत ये है कि इसमें मैंने 95% फिल्म का जितना भी स्कोर है उसमें लिटरली 95% जो थीम्स है वो सब एक्úस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके ही किए हैं। जैसे अभी ये आप देख रहे हो डफ है, ओके, तो इसको मैंने एक सेकंड ना, इसका वो ओके, तो इसमें हम लोग ने 95% है ना जो एक्úस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अभी एक्úस्टिक साउंड जो इंस्ट्रूमेंट नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करता है वो ही यूज करके सब ये बनाया है उसके थीम्स। तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, दिखता तो डफ जैसा है, पर इसको मैंने मेरे स्टाइल से बजाया। वो कैसे, तो अगर ये ऐसा मारूंगा तो इसका ये आवाज है, ओके, इसको मैंने प्ले किया हुआ है रिकॉर्डिंग में, तो ये जो पीछे से मैंने उसको मॉड्यूलेट किया हुआ है तो उसकी वजह से एक साउंड बन गया है। अभी अगर मैं इसी वैसे बनाऊंगा ये, तो ये जितने भी एक्úस्टिक, अभी जैसे ये है, फिर कुछ थीम्स क्रिएट करने के लिए हम लोग ने एक रबाबा करके इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ है, जो ये कोई ऐसा दिखता है, इसमें सिंगल स्ट्रिंग है पर इसका इतना इंटेंस डेप्थ है। ये एक मेन फिल्म की कोई एक दो मेन फिल्म थीम्स है इसमें क्रिएट किए हुए थे। तो ये है रबाबा। उसके अलावा बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग ने साउंड्स के इस्तेमाल किए हैं म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर एक सीक्वेंस है उसमें, जैसे वो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल का जो बेल होता है, साइकिल का चेन उल्टा घूमे, उसका साउंड होता है। ये साउंड हम लोग ने रिकॉर्ड किए स्टूडियो में, और उसके रिदम्स और इंस्ट्रूमेंट के रिदम और ये सब मिक्स करके रिदम बनाया अलग से। तो वो ज्यादा देखने का टाइम विजुअली इंपैक्ट होता है, क्योंकि कोई साइकिल चला रहा है तो उसका ब्रीदिंग का वॉइस है, ब्रीदिंग का वॉइस, उसका हम लोग ने रिदम क्रिएट किए हैं। मयूरेश शेरलेकर करके आर्टिस्ट है, उन्होंने परकशंस बजाया और उन्होंने ब्रीथ परकशंस किए हैं। विक्रांत तरे करके आर्टिस्ट है, उन्होंने अलग अलग तरीके के फ्लूट्स बजाए हैं फिल्म के लिए। तो ये स्कोर जब मैं कंपोज करता हूँ और जब ये म्यूजिशियन लोग को बुलाता हूँ कि मैंने ये रफ कंपोज करके रखा, आपको आके बजाना अभी, तो जब वो आते हैं तो वो उनका इनपुट डालते हैं। तो ये चीज एडवांटेज होती है कि लाइव म्यूजिक करने में, जो प्रोग्रामिंग कीबोर्ड से मैं करूंगा तो सिर्फ मेरा दिमाग चल रहा है, बट जब मैं आर्टिस्ट ऑन बोर्ड लाता हूँ और सारे, तो उनके इनपुट्स मैटर करते हैं। कभी कभी सोच होती है एक मेरी, तो शायद से मेरी एक सोच ऐसी होगी जो शायद से सही ना हो, तो वो आर्टिस्ट सजेस्ट करता है कुछ, भाई ये गली में ऐसा जाके ऐसा आएंगे ना तो मजा आ जाएगा। ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन एक अच्छा सा बजट हो तो ये अचीव कर सकेंगे। वैसे देखा जाए तो जब से कीबोर्ड आया है तब से लाइव म्यूजिक रिकॉर्ड होता नहीं है, और जो इंस्ट्रूमेंट के पहले बजाने वाले लोग थे, म्यूजिशियंस जिन्हें कहा जाता था, हाँ। वो लगभग लुप्त हो गए हैं। तो आप इनको कैसे खोजते हैं, क्या तरीका आपने अपना कि लोग संपर्क आते हैं और काम करवा रहे हो? तो एक तो है कि उनका काम काफी कम हो गया स्टूडियो का, बट ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो लाइव शोज ऑडिटोरियम में, थिएटर्स में लाइव शोज के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो ये जो पहले के म्यूजिशियंस थे जो लाइव म्यूजिक बजाते थे ज्यादा करके, जो बड़े बड़े ऑर्केस्ट्राज या फिर सेटअप्स में, वो भी लाइव शोज करते हैं। कोई लोग, कई म्यूजिशियंस टीचिंग करते हैं, वो कला सिखाते हैं। बट काफी सारे अभी तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं कहूंगा, और साउथ के वगैरह फिल्म इंडस्ट्रीज में जब भी अभी टेक्निकल चीजें वो लोग ने जैसे समझ लिया है कि टेक्निकल चीजें जितनी स्ट्रांग होगी उतना अपना प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा। तो अभी धीरे धीरे वापस लाइव रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तो बजट का इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, बजट काफी अच्छे बजट्स होते हैं वहां पे। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको पूरा जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों है कि उनको बाद में स्क्रीन भी नहीं मिलते हैं। लोग उतने जाके थिएटर में पिक्चर देखते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अभी 2 हफ्ते के बाद एक तो OTT या चैनल पे आने वाला है। तो लोगों से वो रस निकल गया है कि यार चलो जाते हैं, एक दिन प्लान बनाते हैं, फैमिली के साथ जाएंगे,
पिक्चर देखेंगे। अब वो जमाना चला गया है अनफॉर्चुनेटली। अभी हो गया है कि स्मार्टफोन, वो रील का जमाना है, तो वो थोड़ा घातक है मुझे ऐसा लगता है। लोगों ने, अगर लोग सिनेमा हॉल जाना शुरू करेंगे तो शायद से प्रोड्यूसर्स उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लाइव म्यूजिक वापस आएगा, जिसका बेनिफिट लोगों को ही होगा। तो इस लाइक सर्कल, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें जो हैंड इन हैंड जाती है वो एक पूरा एक सर्कल है। और आपको नहीं था कि यदि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अपनी फिल्म की कहानी और म्यूजिक दोनों पर खास ध्यान दें तो दर्शक वापस सिनेमा घर आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। अब आगे देखोगे तो साउथ की जो फिल्म्स हैं वो इतना अच्छा नाम कर रहे हैं, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा नाम कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ साउथ का एकदम जैसे एक जमाने में अभी भी जैसे उनका फॉलोइंग है रजनी सर का, वैसे नहीं है कि उनका सिर्फ उनको ही देखने आएंगे, उनके फॉलोअर्स है मतलब वो, बट अभी वो लोग टेक्निकल चीजों के पास भी ध्यान देना शुरू कर दिए, और उनको पता चला है कि अगर टेक्निकल चीजों में ध्यान देके अगर प्रोडक्ट अच्छा बनता है तो कई गुना ज्यादा प्रॉफिट फिल्म बना देती है। नॉट ओनली के थिएटर का ऑडियंस है, बट उनके बाद में के जो राइट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल जो होते हैं, राइट सेल्स होते हैं चैनल्स के लिए, ओटीटीज के लिए, ऑब्वियसली बजट रिकवर करके बहुत प्रॉफिट होता है। बट उसके लिए पहले जो इनिशियल है, और दूसरी चीज है कि लोग, मैंने अभी हम लोग लास्ट दिसंबर में केरला गए थे फिल्म फेस्टिवल का स्क्रीनिंग देखने के लिए। वी वर स्टन्ड। हम लोग के घाट मराठी फिल्म हम लोग को पहले लगा था कि यार लोग आएंगे नहीं आएंगे, लिटरली हाउसफुल शो देखे, 3 में से 2 शोज पूरे हाउसफुल मराठी फिल्म के लिए। और लोग फिल्म का स्क्रीनिंग खत्म होने के लिए, मैं और छत्रपाल डायरेक्टर दोनों हम लोग वहीं पे थे। हम लोग Q&A सेशन था, जो क्वेश्चन आंसर्स फिल्म फेस्टिवल का स्क्रीनिंग के बाद, Q&A खत्म होने के बाद भी लोग बाहर आके मिल रहे हैं स्पेशली कि यार, और मराठी फिल्म है बट इम्पैक्ट वो फिल्म ने इतना बना दिया था। तो क्यों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग वी वर हैप्पी के, मतलब एकदम हेवी बजट नहीं था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स है जो अच्छे फिल्म्स के स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर्स है ये दृश्यम फिल्म, प्लेटिनम फिल्म्स मैं कहूंगा, उन्होंने हमें अच्छे से सपोर्ट किया है कि वो फिल्म आपको बनानी जो है ना, प्रोडक्ट वो अच्छे से बनाओ। हालांकि अपना बजट थोड़ा लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, पर आप बनाओ। तो थोड़ा लिबर्टी मिला था हम लोग को काम करने के लिए, इसके लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट हम लोग बना पाए। मधु जी, अभी नया क्या कर रहे हैं आप? अभी मुझे फिल्म्स करने में तो इंटरेस्ट है जैसे मैंने कहा, बट उससे अलावा मैंने अभी मेरे लास्ट घात का काम होने के बाद अभी गए 8-9 महीने मैंने कंप्लीट ब्रेक लिया था। अच्छा। किस चीजों से? तो मेरे बाकी के कमर्शियल प्रोजेक्ट से मैंने ब्रेक लिया था, और मेरा खुद का जो म्यूजिक है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, उस पर बहुत काम कर रहा था। और वो अभी मैंने ऐसे गाने बना के रखे, म्यूजिकल स्कोर्स बना के रखे, जो मैं अभी एक एक करके रिलीज करूंगा एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। उसका एक ही मेरा मतलब क्या था, जैसे मैंने कहा कि फिल्म्स करना मैंने बंद क्यों की, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के बजट नहीं होते थे और मुझे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं था। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता और एक आधा फिल्म में अगर बनाता, जो मेरा बजट है नहीं, उसकी बहुत सारा कम बजट में बनानी है फिल्म थोड़े पैसों के लिए, तो मैं कंप्यूटर से अगर फिल्म बनाता तो मेरा नाम खराब हो जाता। वो मैंने पहले ही सोच लिया था कि वो करना नहीं है कभी लाइफ में। एक ही फिल्म बनाऊंगा, बट ऐसी बनोगे लोग याद रखे। तो वो जब तक वैसी टाइप की फिल्म्स और बजट अप्रोप्रिएट नहीं आते, तब तक मुझे फिल्म्स करनी नहीं थी। अब जब मुझे एक ही चीज का ऑप्शन था कि जो प्रोड्यूसर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको अगर मुझे एहसास करवा के देना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो यूनिक क्यों है और उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों लगती है, तो मुझे उसमें मेरा खुद का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करो जो प्रोड्यूसर सुने, फिर उनको पता चले कि लाइव म्यूजिक का डिफरेंस का प्रोग्राम म्यूजिक से क्या है। तो वो मैंने गए 9 महीने में बहुत इन्वेस्टमेंट करके मेरा खुद का म्यूजिक बहुत सारा बनाया है, जो अभी रिलीज करो। अभी मेरा हाल ही में एक गाना आइकना वाप्पा करके गाना रिलीज हुआ है। रिलीज होते ही बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, रिलीज होते ही दूसरे दिन मुझे न्यूज़पेपर से फोन आने शुरू हो गए, लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए। तो लोगों को इतना वो गाना, मतलब उसमें मैंने 3 जनरेशन के मतलब वॉइसेस यूज किए। एक जो है मेरा भांजा है जो 12 साल का है, एक मेरे पिताजी सुभाष पडवल जी, हमारा भांजा अंकुर वीरकर मेरे कजिन बहन का बेटा है, और मैंने खुद गाया है। और एक क्लासिकल का बीच में पीस आता है, मानस भागवत करके है सिंगर, उन्होंने गाया है। और इसके अलावा जो ढोल और ताशा बजते हैं वो हम लोग ने रिकॉर्ड किए है, उसके साथ पखवाज रिकॉर्ड किया है, शहनाई होती है वो रिकॉर्ड किए लाइव। तो गाने का जो फील है, और जो वीडियो मैं कहना चाहूंगा, प्रथमेश अवसरे करके सिनेमेटोग्राफर है, एरियल सिनेमेटोग्राफर, तो उनके पास लाइसेंस है एरियल सिनेमा। उन्होंने ना लास्ट ईयर गणपति, मुंबई में जो गणपति उत्सव होता है,
लालबाग का राजा से लेके चिंतामणि, डोंगरीचा राजा, ये सब बड़े बड़े गणपति, उनके प्रोसेशंस को पूरा शूट करके हम लोग ने वीडियो बनाया है। ओह, और उसकी एडिटिंग की अंकित हालाई करके हमारे दोस्त एडिटर, इंडस्ट्री में काफी उनका नाम है, उन्होंने एडिटिंग की है। तो जब लोग वो वीडियो देखा, लोगों ने पहली बार गाने के साथ जब वीडियो देखा, तो ये जो भीड़ होती है, उसका जो इमोशन होता है, जब गणपति बप्पा का विसर्जन हो, आगमन हो, स्थापना हो, उनकी पूजा हो, आरती हो, जो बड़ी बड़ी लाइनें लगी है, उसके सब एरियल शॉट्स, क्लोज शॉट्स, ये लेके जो लोग ये महसूस नहीं कर चुके आज तक, बाहर के लोग हो, मुंबई से नहीं हो, उन्होंने हमें कमेंट्स किए कि लिटरली वी कुड फील द एनर्जी कि गणेश उत्सव में एनर्जी। तो ये सब मैं अभी मैंने वही डिसाइड किया कि जब तक मैं खुद इन्वेस्ट करके अगर ये लोगों को नहीं सुनाऊंगा, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, तो तब तक उनको एहसास नहीं होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है, जाके जिसके लिए वो इतना बजट मांग रहा है। तो इसके लिए अभी नेक्स्ट प्लान तो यही है कि नेक्स्ट 6 मंथ तक मेरे रिलीजेस आते रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हो, अगर कोई OTTs वगैरह पे अगर म्यूजिक वीडियोस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। और फिर उसके बाद फिल्म्स के तरफ मैं मोड़ूंगा वापस। और उसके अलावा जो मेरा बेबी है फोक्सवैगन, ये मेरा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। मैं फिल्म्स करूँ ना करूँ वो नहीं, बट मेरा एक, जैसे कहते हैं ना कि अपन अगर जो इस मिट्टी से जन्म लिया है उस मिट्टी को कुछ देना होता है अपने को। ये मेरा पर्पस है अपने मिट्टी को देने के लिए, मदरलैंड को, कि भारत का हर एक राज्य का फोक म्यूजिक जितना हो सके उतना स्टडी करना है, उसको उसकी जानकारी जितनी हो सके उतनी वो आर्टिस्ट से लेनी है और वो जानकारी लोगों तक पहुंचानी है ताकि लोग वो आर्टिस्ट से जुड़े। और अपना जो, ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, मेरे माता पिता का नहीं है, हम लोग सबका एक साथ मिलके है, भारत का है ना। तो ये भारत का जो फोक म्यूजिक है, भले वो आसाम का हो, बंगाल का हो, केरला का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, सबको एक, जैसे मैं फोक्सवैगन लाइव कॉन्सर्ट कर रहा हूँ पैन इंडिया, वो लोगों तक पहुंचाना है। कई सालों में भारत को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग शोकेस कर रहे हैं इंडियन फोक एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक। तो ये मेरा प्लान है। तो अब तक आपने कितने गाने तैयार कर लिए जो रिलीज होने वाले हैं? मेरे पास कम से कम अभी 35 से 40 गाने हैं जो मैं रिलीज कर सकता हूँ अगले गाने। जो सिर्फ गाने नहीं है, मतलब गाने हैं जो मैंने खुद लिख के गाने बनाए हैं। उसके बाद म्यूजिकल पीसेस है जो बैकग्राउंड स्कोर की तरफ से है, कुछ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के पीसेस, ऐसे करके करीबन 35 से 40 गाने रेडी है। रेडी मतलब प्रोसेस में है, ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन, फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में जाके मैं अगर हर 7 दिन में एक गाना डालूं तो भी मैं 2 साल गाने डाल सकता हूँ या 1.5 साल गाने तो डाल ही सकता हूँ। इससे मेरा प्लान है, बट वो जरूरी नहीं कि मैं डालते रहूं। मेरा प्लान तो है कि मैं 15-15 दिन के बाद अभी गाने डालते रहूंगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन जब हुआ था, अभी मैं उसके पहले गाने में खुद लिखता नहीं था, मैं कंपोज करता था। लॉकडाउन में जब मैं मेरे म्यूजिक रूम में बैठा रहता था कि क्या करे यार, लॉकडाउन मतलब जो एक फ्रस्ट्रेटिंग मोड हो गया था, एक डिप्रेसिव जोन हो गया था सभी के लिए। क्योंकि जैसे अगर मेरे जैसा कोई है जो आपको साल में 6 महीना तो मैं घर के बाहर ही रहता हूँ ये रिसर्च के लिए, अचानक से आप मुझे अगर 4 इसमें डालोगे तो फिर मैं पागल ही हो जाऊं। तो उस टाइम मैंने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करके लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। और जो मैं लिख रहा था तो मुझे उसका सेंस बन रहा था कि यार कुछ लिख रहा है, भले मेरी वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग नहीं है, मेरे कंट्रोल कमांड नहीं है, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि मैं दोस्तों को ये सुना रहा हूँ लिखा हुआ, वो अपील हो रहा है अलग अलग लोगों को। फिर मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए। तो वो एक बोलता हूँ ना, लॉकडाउन के प्लस पॉइंट्स में से एक थे कि मुझे पता चल गया कि मैं गाने लिख भी सकता हूँ, वो गाने लिख सकता हूँ। तो मैं, और उसी दौरान मैं उसके लॉकडाउन के पहले मैं फिल्म्स लिखने शुरू कर दी थी, शॉर्ट फिल्म बनाने शुरू की थी मैंने, फिल्म्स मेरी यूट्यूब चैनल के हिसाब से। तो वो लोगों को पसंद आने लगी थी, तो मुझे समझा कि राइटिंग तो हो रहा है अपने से। फिर वो मेरा प्लान धीरे धीरे, ये प्लान राइटिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन, ये प्लान अभी ऑन है। मधुर प्रबल जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।